चलिए बच्चों, आज फिर हम लोगों का प्रैक्टिस जनरल एंट्रीज की स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को फिर वही ध्यान देना है 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटेंसी, दैट इज़ एसेट, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल एंड एक्सपेंसेस। इट इंक्लूड्स लॉसेज ऑल्सो। रूल्स फिर से दिमाग में लाइए। एसेट प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट, लायबिलिटीज प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट, income plus credit minus debit, capital plus credit minus debit, expenses and losses plus debit and minus credit. So these are our 5 pillars, and on this basis each and every transactions can be very easily converted into accounting terminology and take shape in journal. So 12 transactions has already been discussed in practice papers second. So now we would start from transaction number 13. This is received commission. 13, received commission. So in this case, two accounts involved are, you can very well understand that the word received is given. जहाँ कहीं भी आपको received, paid ये दिया होता है ना, तो क्या मान लेते हो तुरंत? कैश और बैंक। अगर हमें चेक के थ्रू रिसीव हुआ तो आप चेक इन हैंड या बैंक करते हो, और अगर हमने किसी को पेमेंट किया है, कैश में पेमेंट किया तो कैश, किसी को चेक दी है तो तुरंत आप बैंक लिखते हो। लेकिन ये हमें बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए पेड और रिसीव्ड के केस में कि एक अकाउंट तो हमारा कैश या बैंक है। तो एक अकाउंट आपका जो इन्वॉल्व है वो है कैश। और ये कैश हमको क्यों मिली आखिर? क्या किसी डेटर ने पेमेंट किया? नहीं। क्या किसी से लोन लिया? नहीं। हमें कमीशन मिला। सो सेकंड अकाउंट इज कमीशन। कैश अंडर द कैटेगरी ऑफ एसेट, और कमीशन क्या हो गया हमारा? इनकम है ना। सो कमीशन हम रिसीव भी करते हैं, कमीशन पे भी करते हैं। हियर कमीशन इज इनकम। एसेट क्या हो रही है? प्लस income. Increase. When asset increases? Debit. When asset increases? Debit. When income increases? Credit. Credit. So the final journal entry is cash account debit to commission, to commission account, and it amounts to rupees 500. So this entry is complete. आप लोगों से एक एक ट्रांजैक्शन के बाद ये पूरी कार्यवाही करने का पर्पज़ एक ही है कि आप लोग इससे बिल्कुल दिमाग में इसका फंडामेंटल्स और कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए अगला डिस्कस करते हैं। ये हो गया सोल गुड्स टू भारत। अब यहाँ पे आप गुड्स सेल कर रहे हो, तो कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं? सेल्स। हाँ, पहला अकाउंट हो गया हमारा सेल्स, ट्रांजैक्शन 14th। एक हुआ हमारा सेल्स, फिर दूसरा भरत। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग ने क्रेडिट पे दिया, तो उसको हम लोगों ने क्रेडिट पे सेल किया है ना। सो सेकंड अकाउंट इज भरत। अगर इसकी जगह हमने कैश में सेल किया होता तो क्या होता? तो कैश अकाउंट और परचेजेस, नहीं सेल्स, कैश अकाउंट और सेल्स, कैश और सेल्स होता, भरत का नाम तो नहीं होता ना फिर। सो सेल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, it is under expenses, नहीं income, it is income, purchases expense, sales income, income और भरत liability, अरे asset, भरत under the category of asset because you have to recover this amount from भरत। तुम्हें ये पे करना है कि रिकवर करना है? रिकवर। परचेज के केस में होता है कि if goods are purchased on credit basis, in that case your liability increases, but in this case you are selling to someone. So भरत is an asset, और इस एसेट का क्या नाम है? इस एसेट का नाम है भरत। भरत एसेट में, एसेट्स का अगर क्लासिफिकेशन करोगे तो इट इज़ ए करेंट एसेट, और उस करेंट एसेट का क्या नाम है? डेटर, और उस डेटर का क्या नाम है? भरत। सिंपल। सो इट इज़ इंक्रीजिंग, बोथ आर इंक्रीजिंग। तो इनकम इंक्रीज, डेबिट, एसेट इंक्रीज ना, इनकम इंक्रीज, क्रेडिट।
और एसेट इंक्रीज डेबिट। डेबिट. So your journal entry is Bharat debit to sales account and its amount is rupees 8,000. 8,000. इस तरीके से आपकी ये एंट्री पास हो गई. और अगर हमने यही गुड्स लिखा होता सोल्ड गुड्स टू भरत ऑन कैश, तो हम भरत को भूल जाते, हमें कोई मतलब नहीं भरत से, बिकॉज आई एम गेटिंग पेमेंट अगेंस्ट दैट. सो कैश एंड सेल्स. क्लियर. तो इस तरीके से इसको बनाते जाइए, अगले ट्रांजेक्शन्स फिर निकालते हैं आगे. चलिए नेक्स्ट देखिए 15th. अभी 15th हमारा क्या कहता है, रिटर्न द डिफेक्टिव गुड्स बाय भरत ऑफ रुपीज़ 2,000. अब इसमें आप देखिए ये बड़ा अच्छा ट्रांजेक्शन है और इन पे आप ध्यान देते हुए चलेंगे तो आपकी क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी. देखो इस 14th ट्रांजेक्शन में क्या था, इस 14th में था कि सोल्ड गुड्स टू भरत फॉर रुपीज़ 8,000. अब आपने भरत को पिछले वाले में 8,000 के गुड्स सेल किए थे. अब अगर गुड्स सेल किए हैं तो सम पार्ट और सम पोर्शन ऑफ गुड्स वाज डिफेक्टिव. तो क्या वो जो हमारा डेटर है वो डिफेक्टिव गुड्स को अपने पास रखे रहेगा? नहीं रखेगा, कोई भी नहीं रखेगा. कहीं से तुम गुड्स लेकर के आए, मान लिया 1,000 रुपये के कुछ गुड्स खरीदे, उसमें से देखा कि कुछ पैकेट्स डिफेक्टिव हैं, तो उसको शॉपकीपर को वापस करते हो कि नहीं करते हो कि भाई ये क्या दे दिया, ये आप रखिए अपने पास. लाइकवाइज हमने भरत को जो सेल्स की थी 8,000 की, उसमें से 2,000 के गुड्स डिफेक्टिव थे. तो रिटर्न द डिफेक्टिव गुड्स बाय भरत ऑफ रुपीज़ 2,000. भरत ने 2,000 के डिफेक्टिव गुड्स वापस किए. तो ये क्या हो गया, सेल्स का अपोजिट क्या है, सेल्स रिटर्न, राइट. सो द अकाउंट्स इफेक्टेड आर सेल्स रिटर्न. ये पूरा जो साइकिल दे रखी है बहुत ही अच्छा है और इसको बहुत ध्यान समझना. सेल्स रिटर्न एक तो हमारा इन्वॉल्व हुआ, ठीक, और दूसरा ये सेल्स रिटर्न किसने की है, भरत ने, है ना. तो दूसरा अकाउंट किसका इन्वॉल्व हुआ, भरत का. अब देखो क्यों, भरत को गुड्स कितने के सेल किए थे, 8,000. उसने 2,000 के गुड्स वापस कर दिए. तो अब वो हमारा कितने का पेमेंट करेगा, 6,000. समझ रहे हो ना. इसलिए भरत का अकाउंट तो इन्वॉल्व होना ही है कि भरत को पहले हमने जो डेबिट किया था सेल्स के लिए 8,000 से किया था, अब वो 2,000 के तो गुड्स उसने वापस कर दिए, तो अब वो 8,000 देगा या 6,000 देगा, 6,000. देखिए सेल्स रिटर्न इज अपोजिट ऑफ सेल्स, सो इट इज कैटेगराइज्ड अंडर इनकम, बट दिस शोज योर इनकम इज डिक्रीजिंग. सेल्स से इनकम आपकी बढ़ती है और सेल्स रिटर्न से आपकी इनकम कम होती है. नेक्स्ट इज भरत, इसका स्टेटस सेम रहेगा एसेट, बट योर एसेट इज आल्सो डिक्रीजिंग, क्योंकि अब वो कम हुई हमारी एसेट, है ना. अब देखिए अब इसकी एंट्री क्या पास करोगे, इसकी एंट्री हम पास करेंगे इनके रूल्स के अकॉर्डिंग. व्हेन इनकम डिक्रीजेस, डेबिट. व्हेन एसेट डिक्रीजेस, क्रेडिट. बस देखिए इसकी एंट्री पास हो गई. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू भरत, इट इज़ 2,000. अब ध्यान देना नेक्स्ट पे, इसी से रिलेटेड है. ये हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 16. देखिए ध्यान से, रिसीव्ड कैश फ्रॉम भरत ₹5,900 एंड डिस्काउंट अलाउड 100. अब अगर इन तीनों ट्रांजेक्शन्स को ध्यान से देखो तो इसमें सीधा समझ में आ रहा है कि हमने भरत को पहले 8,000 के गुड्स सेल किए, इसके बाद भरत ने 2,000 के गुड्स हमको वापस कर दिए. नाउ ही इज़ ए डेटर ऑफ 6,000 ओनली, बट फाइनली ही पेज 5,900 एंड अवेल्स ए डिस्काउंट ऑफ 100. तो हमको चाहिए कितना था भरत से, 6,000. लेकिन हमको फाइनली सेटल कितने में होता है, 5,900. तो ये 100 रुपये हमारे लिए प्रॉफिट या लॉस, लॉस. या ऑब्वियसली इट इज़ अ लॉस. सो हाउ इट इज़ टू बी ट्रीटेड. देखिए तो अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड आर, एक तो पेमेंट किया उसने तो कैश इन्वॉल्व हुआ, कैश, और जो लॉस है उसका क्या नाम है, डिस्काउंट अलाउड. अलाउड. वेरी गुड.
दोनों होती है हमारी डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउ भी होती है और डिस्काउंट रिसीव। रिसीव्ड भी होता है। जब हम अपने क्रेडिटर्स के पास अकाउंट को अपने सेटल करते हैं तो वो हमको जो डिस्काउंट देता है दैट इज़ डिस्काउंट रिसीव्ड। लेकिन जब हमारा डेटर हमको पेमेंट करने आता है और कुछ डिस्काउंट के लिए रिक्वेस्ट करता है ना, तो हम उसको जो डिस्काउंट अलाउ करते हैं दैट इज़ एन एक्सपेंस फॉर अस, दैट इज़ ए लॉस फॉर अस, है ना। सो कैश डिस्काउंट अलाउड, और किससे ये सब ट्रांजेक्शन हुआ? भरत से। तो देखो कैश एसेट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, भरत एसेट। वेरी गुड। तो कैश हमको मिल रहा है तो ये तो प्लस हो रहा है। एक्सपेंस भी हमारा बढ़ रहा है क्योंकि 100 रुपये हमारे खर्च हो गए या लॉस हो गया। और जो ये एसेट है भरत नाम की, ये क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सो व्हेन एसेट इंक्रीजेस डेबिट, व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेस डेबिट, व्हेन एन एसेट डिक्रीजेस क्रेडिट। बस अब आप एंट्री इसकी पास करिए। देखिए इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू भरत। और भरत का अकाउंट हमारा कितने का अकाउंट सेटल हो गया? पूरा 6000 का, है ना। पूरा 6000 मिला हमको कितना? 5900 और 100 रुपये चले गए डिस्काउंट अलाउड में। कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। तो हमारे 16 के हो गए। नेक्स्ट देखिए पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ये हमारा 17 में हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो पे करिए भाई इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका किस कैटेगरी में है? तो हमारे अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन कौन से हुए? कैश और इंश्योरेंस प्रीमियम। हाँ वेरी गुड। कैश, एक तो हमने पेड वर्ड जैसे ही कहा तो वैसे ही आ जाना चाहिए दिमाग में कि पेड, तो हमारा एक तो हो गया कैश। और कैश हम किस लिए दे रहे हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम। यस, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। तो जब इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए दिया तो इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम कैश की कैटेगरी, एसेट इंश्योरेंस प्रीमियम की कैटेगरी। एक्सपेंस वेरी गुड। एसेट प्लस माइनस, माइनस एक्सपेंस प्लस माइनस। प्लस यस। सो व्हेन एसेट डिक्रीजेस, क्रेडिट व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेस। डेबिट। बस हो गई जनरल एंट्री। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। और 400 ये आपने लिख दिया। बस फर्स्ट क्लास। इन अकाउंट्स में होता ही क्या है? बस चलते जाइए फटाफट, अपने रूल्स ध्यान रखिए, उसके बाद फिर क्या बचता है इसमें। और फालतू की रट्टाफिकेशन किया, कुछ उसमें इधर उधर का किया तो गोल हो जाओगे फिर। बस राम राम करिए और क्या करोगे। नेक्स्ट 18th देखिए इसमें पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस मिस्टर अजय ₹1000। ये बड़ा अच्छा है सवाल। अब इसमें बोलिए अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड। कैश और मिस्टर अजय। कैश और मिस्टर अजय गलत। कैश तो ठीक है, लेकिन आप मिस्टर अजय नहीं बोल सकते। मिस्टर अजय कौन है बिजनेस का? ओनर ओनर। ओनर स्टैंड्स इन बुक्स एस कैपिटल in the name of capital account, है ना। और when owner withdraws some amount for personal use that is termed as ड्राइंग्स। yes. So accounts involved are cash and drawings. अब इस पे तुमको ध्यान देना है, कभी क्वेश्चन आ जाए। इंश्योरेंस प्रीमियम तो हमारा नॉर्मल एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस, लेकिन जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ये किस लिए है? लाइफ के लिए, ओनर की लाइफ के लिए। तो जो एक्सपेंस फर्म ने किया वो तो पर्सनल एक्सपेंस हुआ ना ओनर का। तो जब ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है तो वो ड्राइंग्स में जाएगा, है ना। सो कैश एंड ड्राइंग्स। अब इसकी बात समझना, कैश की कैटेगरी एसेट और ड्राइंग्स किसके अंडर में आएगा? कैपिटल के अंडर में आएगा। और एसेट तुम्हारी प्लस या माइनस? माइनस। माइनस पेमेंट हो रहा है, obvious माइनस। और विद द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स योर कैपिटल इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। वेरी गुड। सो व्हेन एसेट डिक्रीजेस क्रेडिट और व्हेन कैपिटल डिक्रीजेस डेबिट। डेबिट। बस तुम्हारा अकाउंट बन गया ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एंट्री क्या पास हुई? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
तो बालकों ज़रा इसको ध्यान से समझना, तुम्हारा इंश्योरेंस प्रीमियम और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इन दोनों में डिफरेंस है। अगर इसी में पॉलिसी ली होती, पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन ऑन द लाइफ्स ऑफ स्टाफ, so that is your business expense, but it is for the life of owner. It is the policy of insurance that is taken against the owner, so it comes under drawings. अगर ये बिजनेस के लिए कुछ होता, बिजनेस के लिए आपका इसके ऊपर वाला है इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है, लेकिन इसको भी इस एक्सपेंस नहीं माना। रीज़न, इट इज़ अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ओनर। तो ओनर के लिए कुछ भी है वो तो ड्राइंग्स होता है, वो तो उसका पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है। सो दैट्स वाई ड्राइंग्स इज इन्वॉल्व्ड एंड इन दिस वे दिस एंट्री इज कंक्लूडेड। नेक्स्ट 19, इसमें क्या है? लेंट टू मोहन, व्हाट इट मीन्स? मोहन को हम लोग ने उधार दिया। यस, मोहन को लोन दिया। सिंपल बोलिए, अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, कैश और मोहन। वेरी गुड, कैश। और दूसरा मोहन लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सुधार करो इसमें, इसको हम लिखेंगे लोन टू मोहन, जिससे हमको दूर से दिखे, है ना। एक अकाउंट्स में ये लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने जो अकाउंट हेड सेलेक्ट करते हो, यानी जो अकाउंट्स के नाम सेलेक्ट करते हो, वो भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम ऐसे रखें कि जो मीनिंगफुल हो और जो हमको बिल्कुल साफ साफ दिखे। मोहन ऐसे ही सीधा सीधा मोहन के अकाउंट में डेबिट पड़ी होगी तो लगेगा क्या मोहन को हमने कुछ गुड्स बेचा था क्या, मोहन हमारा डेटर है क्या, है ना। तो जो कि ये हमारा कस्टमर की फॉर्म में है क्या, लेकिन नहीं, मोहन किस वजह से डेबिट हुआ है? बिकॉज लोन इज गिवन टू मोहन, है ना। सो यू मस्ट बी वेरी क्लियर इन राइटिंग दीज अकाउंट्स। सो कैश एंड नेक्स्ट वन इज लोन टू मोहन। तो हमको साफ साफ ये अकाउंट दिखेगा कि इन मोहन बाबू को हमने लोन दे रखा है। बोलो, कैश की कैटेगरी और लोन टू मोहन की कैटेगरी वेरी गुड। ये ऊपर माइनस, बहुत अच्छा, नीचे प्लस। बस बहुत अच्छा। अब तो हमारी एंट्री बन गई, लोन टू मोहन डेबिट, है ना। ये डेबिट, ये क्रेडिट अकॉर्डिंग टू रूल्स, टू कैश। बस ऐसे दिमाग चलाते रहो इसमें बढ़िया से। कितने का लोन दिया है? 4,000। 4,000। अब इसमें समझ सकते हो, जब तुम्हारा लेजर अकाउंट खोलोगे तो साफ साफ दिखेगा, ऐसे मोहन केवल लिखा हो तो लगेगा कि क्या मोहन को गुड्स बेचे थे क्या, लेकिन जब उसमें ऊपर लिखा होगा पेज में सबसे ऊपर लोन टू मोहन अकाउंट, तो समझ में आएगा इसको लोन दे रखा था, इसने अब तक पैसा दिया कि नहीं दिया, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं जब इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप बुक्स ऑफ अकाउंट देखोगे, किसी ढंग की ऑर्गेनाइजेशन में, तो इन सब चीज़ों की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो अभी इसे सीखते चलिए और एक्सपर्ट बनते चलिए। नेक्स्ट 20, ये ट्रांजेक्शन इसमें दिया है, सोल्ड गुड्स टू मयंक ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 30,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। अब देखो ये बड़ा अच्छा ट्रांजेक्शन है। अब इसमें फिर ध्यान दो ना, इसमें आप जितना ध्यान से समझते जाओगे उतने आप मजबूत होते जाओगे। देखो एक बात हम यहाँ पे बताएंगे, डिस्काउंट हमारी 2 तरीके की होती है। आगे आप लोगों को पता नहीं इसका डिटेल किया है कि नहीं पहले, तो डिस्काउंट हमारी कितने तरीके की है? 2 तरीके की। एक होती है ट्रेड डिस्काउंट, है ना, और दूसरी होती है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में कंसीडर नहीं करते, नॉट कंसीडर्ड, ओनली डिडक्टेड फ्रॉम लिस्ट प्राइस, है ना। और जो कैश डिस्काउंट होती है, इट इज़ अलाउड और रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट, ठीक है। सो कैश डिस्काउंट ये हमारी इसमें 2 तरीके की, ये होती है रिसीव्ड और दूसरी अलाउड। ये हम रिसीव भी करते हैं, अलाउ भी करते हैं। तो ओनली कैश डिस्काउंट इज कंसीडर्ड। और कैश डिस्काउंट कब आती है? ओनली इन केस ऑफ मेकिंग पेमेंट और रिसीविंग पेमेंट, है ना। सो इन द गिवन क्वेश्चन योर ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन, कि वो कहता है सोल्ड गुड्स टू मयंक अब द लिस्ट प्राइस ऑफ 30,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। तो इसमें क्या करोगे? जो हमने उसको गुड्स सेल किए
ट्रेड डिस्काउंट पे सेल किया। 30,000 के गुड्स हैं, 5% ट्रेड डिस्काउंट इस पे निकालोगे 1500 आएगा। तो आखिर गुड्स हमने कितने के सेल हुए? 28,500 के। सो अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड आर इन दिस केस Mayank and sales. बस, वेरी गुड। मयंक एंड सेल्स। ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी कंसीडर नहीं होती। ट्रेड डिस्काउंट से केवल अमाउंट को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। सो द सेल्स प्राइस इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। सो मयंक, Asset. सेल्स, Income. वेरी गुड। एसेट, Increases. इनकम, Increases. Debit. डेबिट, Credit. क्रेडिट। अमाउंट 28,500 एंड 28,500। हम ये नेक्स्ट पेज पे इसको नहीं ले जा रहे हैं, आप लोग डेबिट क्रेडिट की जनरल एंट्री तो बना ही लोगे ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम अगली एंट्री करते हैं, लेकिन इस ट्रांजेक्शन्स को और एंट्री को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें ट्रेड डिस्काउंट इन्वॉल्व थी और ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में कंसीडर नहीं होती, ओनली डिडक्टेड फ्रॉम लिस्ट प्राइस। तो जो डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड वाला ये मैटर होता है, इट इज़ कन्फाइंड टू कैश डिस्काउंट ओनली, और इट इज़ रिसीव्ड at the time of making payment to your creditors, and it is allowed at the time of receiving payment to you from your debtors. So you should be clear in that. चलिए next transaction is transaction number 21. अब ये 21 क्या कहता है देखिए, मयंक रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000। बहुत अच्छा है ना, ये सारा ही बड़ा अच्छा सा ट्रांजेक्शन है। चलिए ये चूँकि एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हम आपको इसकी जनरल एंट्री करके दिखा देते हैं तो क्लैरिटी ज़्यादा होगी। चलिए भाई, तो अब इसमें चूँकि मयंक ने गुड्स हमको कुछ रिटर्न किए, तो जो आपने पहले सेल किया था उसकी एंट्री बना देते हैं, तो हम इसका रिलेशन समझाने में आसानी होगी। तो चलिए भाई एंट्री बना देते हैं इसकी। तो हमारा जो 20th था, इसकी जनरल एंट्री मयंक डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड इट अमाउंटेड टू रुपीज़ 28,500। अब नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन 21 है, ये क्या कहता है देखो ध्यान से। 21 कहता है मयंक रिटर्न्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000। मयंक ने कितने के गुड्स वापस किए? 5,000। और 5,000 क्या है? लिस्ट प्राइस। तो ये क्या पोर्शन हुआ हमारा? ये हमारा हुआ सेल्स रिटर्न, है ना। मयंक को गुड्स सेल किए और उसमें से कुछ पोर्शन मयंक ने वापस किया, तो उसको क्या बोलोगे? सेल्स रिटर्न। और अमाउंट के केस में कुछ दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लिस्ट प्राइस दिया और ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो ट्रेड डिस्काउंट इसका डिडक्ट करेंगे तब लिखेंगे अमाउंट। बस, वेरी गुड। तो इसमें आखिर लिस्ट प्राइस दे रखा है 5,000, तो इसमें सेल्स रिटर्न की अमाउंट निकालने में हम 5,000 से 5% को डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि आपने जब ये गुड्स सेल किए थे तो 5% ट्रेड डिस्काउंट पे सेल किया गया था, तो इसको हम 5% माइनस करके तब अमाउंट को लिखेंगे। तो सेल्स रिटर्न, एक अकाउंट इन्वॉल्व हुआ सेल्स रिटर्न, दूसरा मयंक। किसने वापस किया है? मयंक ने। तो दूसरा अकाउंट हमारा हुआ मयंक, है ना। सेल्स रिटर्न कैटेगरी इनकम। वेरी गुड। इनकम प्लस या माइनस? माइनस। बहुत अच्छा। मयंक एसेट। एसेट प्लस या माइनस? माइनस। फर्स्ट क्लास। अब अमाउंट देख लो, तो ये गुड्स इसने कितने के वापस किए हैं? गुड्स इसने 5,000 की लिस्ट प्राइस के वापस किए हैं, दिस इज़ लिस्ट प्राइस। और हमने जब गुड्स इसको सेल किए थे तो 5% का ट्रेड डिस्काउंट था, है ना। ट्रेड डिस्काउंट था 5%, तो इसका 5% कितना हुआ? 250। नेट प्राइस इज़ 4,750, है ना। सो जो जनरल एंट्री जो हम इसकी करेंगे, देखो इनकम इंक्रीजेस, इनकम डिक्रीजेस, डेबिट, एसेट डिक्रीजेस, क्रेडिट। सो द जनरल एंट्री इज सेल्स रिटर्न अकाउंट
डेबिट टू मयंक, है ना। तो ये हुई 4750। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी इसी से रिलेटेड है, इसलिए ये सारा आपको एक साथ दिखाते हैं जिससे क्लैरिटी रहे। तो ये मयंक से रिटर्न हो गया। नेक्स्ट देखो, रिसीव्ड फ्रॉम मयंक 23,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ हिज अकाउंट। मयंक से फुल सेटलमेंट में हमको कितना मिल रहा है? 23,000। अब देखो इसका हिसाब किताब। मयंक को हमने कितने के गुड सेल किए? 28,500 की हमने जो मयंक को सेल किया, सोल्ड टू मयंक। इसमें से मयंक ने कितने का वापस कर दिया? 4,750, है ना। तो अब मयंक को देना कितना था? 28,500, है ना, माइनस 4,750। तो मयंक को देना था 23,750। क्लियर। और मयंक हमारा सेटलमेंट कितने में कर रहा है? 23,000 में। तो ये बाकी की अमाउंट कहाँ गई? डिस्काउंट अलाउड। वेरी गुड। अब चलो हम इसको फाइनलाइज कर देते हैं इस एंट्री को। सो 22 अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड। मयंक, चलिए मयंक, डिस्काउंट अलाउड और कैश। मयंक कैटेगरी एसेट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, कैश। एसेट, अब प्लस माइनस बोलो। मयंक, माइनस, वेरी गुड। डिस्काउंट अलाउड, प्लस, कैश, प्लस, बहुत अच्छा। एसेट डिक्रीज, क्रेडिट, एक्सपेंस प्लस, डेबिट, एसेट प्लस। डेबिट। बस सजा दीजिए इसको। तो कितना कैश मिला हमको? कैश मिला 23,000। डिस्काउंट कितनी अलाउ की? 750। मयंक कितने का सेटल हुआ? पूरा 23,750 का। सो द फाइनल एंट्री यू कैन वेर पास वेरी वेल। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मयंक, है ना। देखो बस अमाउंट तुमको सजा देनी है। 23,000, डिस्काउंट अलाउड 750, देन 23,750। तो ये आपके 22 तक हो गया, है ना। नेक्स्ट सेट नेक्स्ट में बना दें, है ना। तो यहाँ तक बालकों फिर से मन लगा के प्रैक्टिस करिए, और चाहें आपको ये ट्रांजेक्शन्स 10 बार 5 बार रिपीट करने पड़े, इसको मन से रिपीट करिए। ये सब इसमें हम आप लोगों के साथ एक एक बात का डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके कंसेप्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएं और आप इसमें स्ट्रांग हो जाएं, क्योंकि जनरल एंट्री ही अकाउंट्स का बेस होता है। और अगर इसमें दिमाग सही ढंग से चलने लगा तो समझ लीजिए आपकी अकाउंट्स की समस्या लाइफ टाइम दूर हो जाएगी। अदरवाइज़ जगह जगह भटकते रहोगे और अकाउंट्स में फीस माफ़ रहेगी। तो इसलिए मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए और खूब प्रैक्टिस करिए।